Bismillahirrahmanirrahim. As we have started our recording, today's discussion, as per course outline, we have to discuss the chapter of Ijara, and this is very important chapter in the practical life, real life, because Ijara means here we will discuss about the rent agreement or lease agreement components. Because it is a very common transaction during our uh, daily life, real life scenarios, so it is very important to understand this real life agreement. Uh, you know that readers are the leaders. So learners are the leaders, we can say. The chapter of the book already shared with you in English, in Urdu, and also the uh, already previously available recordings. Now we will discuss our today's discussion, or our this topic discussion outline is definition of ijara, type of ijara, and rules and conventional lease. What is the difference between the conventional lease and ijara, and process of ijara in Islamic banks? Difference between conventional lease and ijara, and application of ijara in Islamic banks. Uh, as you can see that there are two of ijara types of ijara. Currently we can see that the term ijara is used in two situations. First situation is service ijara, we can say. In normal days language, we can say that employment. In Arabic it called ijaratul ashkhas. हम उर्दू में भी एक लिहाज से अशखास शख्स की जमा है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये शख्स बहुत अच्छा है, ये शख्स बहुत बुरा है, सो ऑन। तो शख्स की जमा अशखास है। इजारतुल अशखास का मतलब क्या है कि हम किसी फर्द से उजरत पे कोई काम लेते हैं। इजारतुल अशखास मीन किसी शख्स से, किसी फर्द से, किसी इंसान से उजरत देकर कोई काम लेना। मिसाल के तौर पर हम एम्प्लॉय रखते हैं अपनी शॉप के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी एक्सवाइज़ेड किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये उजरत पे उससे हम काम ले रहे होते हैं, तो इजारतुल अशखास कहलाता है। इंग्लिश सिंपल सिंपल इंग्लिश में वी कैन से दी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, इजारतुल अशखास। इट मीन, अच्छा, इसकी ऑलरेडी हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ पर स्लाइड में दी गई है, इट मीन्स टू एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन ऑन वेजेस, against the wages, against the salary, against the any similar words like Urdu, dihadi, salary, तनख्वाह, same anything. मिस्टर ए ने जो है वो पोर्टर को हायर किया एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे टू कैरी हिज लगेज। अपने लगेज उठाने के लिए, अपना सामान उठाने के लिए एक कुली को, एक पोर्टर को हायर किया। तो ये जो है इजारतुल अशखास की एक कॉमन एग्जांपल है। दूसरी टाइप एसेट इजारा और ऑपरेशनल लीज, जिसे हम किराएदारी के मामला कहते हैं। इजारतुल आयान अरबी में हम इसको कहते हैं। आयान जमा है आइनुन की, और आइनुन कहते हैं किसी चीज को, किसी शय को, किसी एसेट को। Another type of ijara relates to paying rent for the use of an asset or property defined as land in Islamic economic. इकोनॉमिक्स के अंदर हमने मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो उनमें जो लैंड है, एक ऐसी चीज जो यूज करने से खत्म नहीं होती। हम इसकी फर्दर भी तफसीलात पढ़ेंगे आगे जाके। तो कोई चीज किराए पर देना, हम आसान अल्फाज में जो किराएदारी के मामलात हैं, लीज के जो मामलात हैं, रेंटिंग ट्रांजैक्शन जो है, वो इजारतुल आयान कहलाती है। और यही हमारी आज की डिस्कशन का फोकस होगा, हमारा आज का टारगेट होगा। अच्छा जी। अब स्पेसिफिकली इन दो टाइप्स में से जो हमारा मोर फोकस इन दिस कोर्स इज सर्विस इजारा नहीं है, बल्कि एसेट इजारा है।
कोई चीज किराए पर देना, ये जो है ये हमारे इस डिस्कशन का, हमारी इस लेक्चर का, हमारी इस रिकॉर्डिंग का मेन फोकस होगा कि किराएदारी के हवाले से क्या उसूल और ज़ाब्ते हैं। हम यहाँ पर इनिशियली देखेंगे, फिर इससे रेलिवेंट अगर टाइम बचा तो हम इस रिकॉर्डिंग में या नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इससे रेलिवेंट चैप्टर्स जो है वो आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसके अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेशन जो है, जब हम इसको स्पेसिफाई कर चुके हैं, हम इजारतुल आयान की या एसेट इजारा की बात करेंगे तो लिटरली इट मींस टू गिव समथिंग ऑन रेंट। इसका जो लिटरल मीनिंग है कोई चीज किराए पर देना। और इजारा फाइनेंसिंग के हवाले से हम कह सकते हैं इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ लेसी रिक्वेस्ट इक्विपमेंट और एन एसेट फॉर यूज एंड the lessor provides the requested equipment or property against rent। इसमें एक लेसी है यानी किराएदार जैसे आप कह सकते हैं, जो कि रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फलाना एसेट XYZ एसेट, नॉर्मली गाड़ी जो है वो इस्लामिक बैंक्स में किराए पर दी जा रही होती है। तो ये जो है ये लीज रिक्वेस्ट करता है लेसी, और उसके बाद जो है लेसोर उस एसेट को प्रोवाइड कर देता है लेसी को। The lessee agreed to pay a monthly, quarterly, semi-annually, or annual rent to the lessor against the right to use the equipment for an agreed term। 12 महीने, 6 महीने, 24 महीने, XYZ हम टाइम पीरियड के लिए जो है वो रेंट के लिए एग्री कर देता है लेसी कि मैं ये ट्रांजैक्शन करने के लिए जा रहा हूँ। इजारा इज एन इस्लामिक ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल लीजिंग। कन्वेंशनल लीजिंग का ये एक इस्लामिक ऑल्टरनेटिव है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इसको करने के पाबंद हैं। अच्छा जी, पार्टीज इन इजारा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? एक लेसोर होता है जो उस एसेट का ओनर हो। दूसरा लेसी होता है जो यूजर ऑफ द एसेट, जिसको हम किराएदार कहते हैं। और लीज्ड एसेट, एन एसेट दैट इज गिवन ऑन लीज। जो एसेट किराए पर दिया जा रहा है वो लीज कहलाता है। बेसिक रूल्स ऑफ इजारा। अच्छा, अब ये बेसिक रूल्स चूंकि डिफरेंट एस्पेक्ट से हैं, तो हम सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से अगर देखें तो बेसिक रूल क्या है? द लीज्ड एसेट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल परसीविंग द एसेट। सबसे बुनियादी शर्त ये है कि सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज को किराए पर दिया जा रहा है, वो ऐसी चीज हो जिसकी असल को बाकी रखते हुए आप उस एसेट से फायदा हासिल कर सकें। लीज्ड एसेट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल परसीविंग द एसेट। उस एसेट की ओरिजिनल को बाकी रखते हुए आप उससे फायदा हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर आप घर किराए पर लेते हैं, तो आप इस्तेमाल शुरू करते हैं, जब उस घर में रहना शुरू करते हैं, तो लेट्स अज्यूम वो घर 100 गज का है, 1000 गज का है, 500 गज का है, जो भी घर है उसका एक खास साइज है, खास उसकी जो है वो एक उसका रकबा है। और जब आप रहना शुरू करते हैं 1 साल बाद भी वो उतना ही रकबा होता है, उतना ही साइज होता है, तो ये चीजें कहलाती हैं इस्तेमाली अशिया। यानी ऐसी अशिया जिनके ओरिजिनल को बाकी रखते हुए उनसे फायदा हासिल करना पॉसिबल है। इसके मुकाबले में दूसरी अशिया जो रेंट पर नहीं दी जा सकती, जिसमें किराएदारी का या लीजिंग का मामला नहीं किया जा सकता, वो है इस्तेहलाकी अशिया। नॉट द एसेट दैट कैन नॉट बी यूजफुल विदाउट कंजम्पशन। विदाउट कंजम्पशन उससे फायदा हासिल नहीं किया जा सकता, तो ऐसी अशिया किराए पर नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर आटा, सही है? ग़िज़ा की जितनी चीजें हैं, खाने पीने की जितनी चीजें हैं, आप जब तक उनको उनकी ओरिजिनल चीज को खत्म नहीं कर लेते उससे फायदा नहीं हासिल कर सकते। खत्म से मुराद ये नहीं है उसमें यूज, यानी आप उसके यूज करने से वो कम होती चली जाती है, फिर बिलाखिर खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने आटा लिया, तो अब जाहिर सी बात है आटा आप लेकर उसको क्या करेंगे? जब तक आप उसको उसको रोटी नहीं बना लेंगे, उसको खा नहीं लेंगे, जब तक वो आपके काम की नहीं है।
सही है। इसी तरह जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, एक्स वाई जी, इस तरह के फ्यूल्स हैं, वो जब तक उनको कंज्यूम नहीं कर लेंगे, उनको खत्म नहीं कर लेंगे, कंजम्पशन तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उससे फायदा हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब यहां तक हमने एक उसूल पढ़ा। अब इस उसूल में मैं एक क्वेश्चन आपकी तरफ रेज करता हूं, आप लोग चैट बॉक्स में या वॉइस में, जिसमें आपको सहूलत हो, आप उसका रिस्पॉन्स देंगे। तैयार है? कोई इसके लिए तैयार है? कोई इससे मुराद छोटा सा एक सवाल है, कोई इसके वो नहीं है, मार्क्स नहीं है, लेकिन बहरहाल आपकी अटेंटिवनेस पता चल जाएगी। सवाल ये है, इस सामने जो उसूल है इसी को सामने रखते हुए, कि पैसा, यानी आपके जो करेंसी है, वो इस्तेमाली अशिया में से है या इस्तेहलाकी में से है? करेंसी, पाकिस्तानी रुपीस, डॉलर, एक्स वाई जी, कोई सी भी अमाउंट हो करेंसी की, तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? अच्छा, इसको कहते हैं उर्दू में भीड़ चाल, और इन इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्ड बिहेवियर। यानी एक ने जवाब दिया, गलत दिया, सब उसको पीछे पीछे चलेंगे। इस्तेमाली अशिया कैसे हैं ये, साबित करें, बताएं। आपको मिसाल के तौर पर आपको दिए जाते हैं 50,000 रुपए, सही है। अब वो 50,000 रुपए आपको कोई देता है अगर, तो आप क्या करेंगे उसका? उसकी ओरिजिनल आपने 50,000 को हाथ नहीं लगाना, वो नोट एज इट इज रहने चाहिए। उससे क्या फायदा आप उठाएंगे, सिवाय देख देख के खुश होते रहे या गमगीन होते रहे? जब तक आप उसको खर्च नहीं कर लेंगे, आप उससे कपड़ा खरीदेंगे वो पहनेंगे, आप उससे रोटी खरीदेंगे वो खाएंगे, ओरिजिनल को बाकी रखे बगैर आप बाकी रख के आप उससे फायदा हासिल नहीं कर सकते, तो वो इस्तेमाली अशिया नहीं है। उसको जब तक हलाक नहीं कर देंगे, यानी जब तक उसको कंज्यूम नहीं कर लेंगे, उससे फायदा हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए जो एक आर्गुमेंट आता है कि जिस तरह हम घर को किराए पर देकर उस पे रेंट ले सकते हैं, तो जो रिबा या सूद या इंटरेस्ट के हामी लोग हैं, बाज औकात वो ये आर्गुमेंट करते हैं कि इसी तरह हम पैसा भी किराए पर दे सकते हैं। तो हम उसका जवाब ये देते हैं, ये जो पॉइंट है, कि पैसा, करेंसी, अमाउंट जो भी है, नकद, ये जब तक आप इसको कंज्यूम नहीं कर लेते, आप इससे कोई खर्च नहीं कर देते, जब तक इससे फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कोई रेंटेबल अशिया नहीं है, इसको किराए पर नहीं दिया जा सकता। सही है जी। तो ये पॉइंट जो है वो मेरा ख्याल है, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि रेंट पे हमेशा वो चीज दी, आप जहन जहन में ले आए। नॉर्मली जिंदगी में रेंटिंग ट्रांजैक्शन ऐसी है कि हम में से हर एक ने या तो देखी होती है या की होती है, या किसी और को करते हुए देखा होता है, कि कोई चीज किराए पर दे रहे हैं, तो किराए पर हमेशा वो चीज दी जाती है जिसकी ओरिजिनल को बाकी रखते हुए उससे फायदा हासिल किया जा सके। घर की मिसाल है, गाड़ी की मिसाल है, मशीनों की मिसाल है, जनरेटर किराए पर दिए जाते हैं, तो उसकी ओरिजिनल बाकी रहती है, उससे फायदा आप हासिल कर लेते हैं। तो ये जो है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि पैसा जो है वो ऐसी चीज है जिसकी कंजम्पशन के बगैर हम उससे फायदा नहीं हासिल कर सकते, तो उसको किराए पर नहीं दिया जा सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास उसूल है। चले, माशाल्लाह आप लोगों ने तवज्जो से सुन रहे हैं, इसका मतलब है। तो जब भी जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स भी आ गए, भले सही आए या गलत आए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हुई। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जिस चीज को किराए पर दे रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर, उसके उसूल हम पढ़ रहे थे। तो दूसरा उसूल है उसका, कि वो चीज, द बेनिफिट फ्रॉम द इजारा एसेट मस्ट बी लॉफुल इन शरिया। उस एसेट का कोई ना कोई जायज इस्तेमाल हो, जभी उसको सब्जेक्ट मैटर बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, हम इस्लामिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें विद इन शरिया बाउंड्रीज हमें रहना है। और नहीं भी पढ़ रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस, बाद में भी आप सुन रहे हैं कोई, तो किराएदारी के मामला तो हम में से हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं आते हैं या आ सकते हैं। तो जिस चीज को भी आप किराए पर दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो चीज
हमेशा लॉफुल, शरिया वाइज लॉफुल होनी चाहिए, जायज होनी चाहिए। हो सकता है आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी लीगली अलाउड होंगी जो शरिया में अलाउ नहीं है। तो एज अ मुस्लिम खास तौर पे हमें इस बात की पाबंदी करनी है कि हम हर पहलू से दीन की पासदारी करें, क्योंकि कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस सिल्मी इस्लाम में, काफा मुकम्मल। सही है, इसमें ये ना हो कि हम बाज एक और कुरान की आयत में आता है ना कि क्या तुम बाज हुक्म मानते हो और बाज नहीं मानते। तो ऐसा ना हो कि हम नमाज के टाइम पे तो अल्लाह को रब मानते हो और बाकी टाइम पे अपनी मर्जी चलाते हो। सही। तो इसलिए जरूरी है कि हम शरिया की पासदारी करें, ख्वाह हम पाकिस्तान में हो, खा अमेरिका में हो, खा ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, रब हमारा अल्लाह है तो हमें अल्लाह के अहकामात को भी मानना है। तो लॉफुल इन शरिया होना जरूरी है जिस चीज को किराए पर दिया जा रहा है। सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इस हवाले से। सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूशन है सब्जेक्ट मैटर के ही हवाले से कि द लेसी मस्ट यूज द लीज्ड एसेट इन अ suitable मैनर और इन कंफर्मेटरी विद कॉमन प्रैक्टिस एंड शरिया रूल्स। जिस चीज को किराए पर दिया गया है वो मुनासिब तरीके से यूज की जाए। ये ना हो कि भाई आपने किराए पर रेंट एक कार से गाड़ी ली है, अब उसको जो है वो आप ऐसा समझ के यूज करें कि यार क्यों, कौन सा मेरी अपनी है, इसको जितना नुकसान पहुंचाया जा सके पहुंचाएं, ऐसा ना हो। बल्कि सुटेबल मैनर में एक मारूफ तरीके से आप यूज करें। सही। कॉमन प्रैक्टिसेस को भी इसमें सामने रखना है, जिसको हम नॉर्म्स कहते हैं इंग्लिश में, और अरबी में या उर्दू में हम कहते हैं उर्फ आम। एक एक आम तौर पर जिस तरह किराए पे चीज यूज की जाती है उसमें एक मारूफ तरीके से उसको यूज किया जाए और शरिया रूलिंग्स का भी ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर कोई जानवर किराए पे लिया है, घोड़ा, हॉर्स राइडिंग के लिए हम घोड़ा किराए पर लेते हैं ना। अब वो किया है तो बहरहाल उसको भी एक जानदार समझते हुए उसके साथ कोई जुल्म ना किया जाए, उसको गैर जरूरी तौर पर तकलीफ ना पहुंचाई जाए। तो ये शरिया रूलिंग्स के अंदर शामिल है। इन जानवरों के भी हुकूक हैं, इंसानों के भी हुकूक हैं, तो हर एक को उसका हक जो है वो दिया जाए और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव किया जाए। अच्छा जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द लेसोर मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेक्ट ऑफ द एसेट that damage the leased asset, that damage the proposed use of the asset either by his own doing or as a result of events outside his control. Lessor must accept the responsibility for any defect of the leased asset that damage the proposed use of the asset, either by his own doing or as a result of events outside his control. अगर कोई नागहानी आफत आ जाए, कोई मसला आ जाए, कोई इशू आ जाए, तो उस सूरत में एज अ ऑनर जो है वो लेसोर रिस्पॉन्सिबल होगा। सही है। मिसाल के तौर पर कोई एसेट आपने किराए पे दिया, अगर खुदा न खास्ता वहां जलजिला आ गया, कोई घर आपने किराए पे दिया, कोई जलजिला आ गया, कोई तूफान आ गया जो लेसी के कंट्रोल में नहीं है, तो उस सूरत में जो है वो लेसोर ही एज अ ऑनर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करनी चाहिए। If the benefit from the leased asset is compromised wholly or partially as a result of the lessee's misconduct, the lessee is obliged to restore or repair the user facts. बाज औकात जो है वो ऐसा होता है कि जो एसेट किराए पर दिया गया है वो एसेट अपनी यूजेबल कंडीशन में नहीं रह पाता, उसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ गया कि उसकी यूजेबिलिटी जो है वो या तो मुकम्मल तौर पर
काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, या पार्शियली जो है उसका कोई ऐसा मसला आया कि उसमें सही तौर पर नहीं चल पा रहा, तो उस सूरत में लेसीज के मिसकंडक्ट से अगर होगा तो लेसी उसको रिपेयर कराने का पाबंद होगा। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन साइड की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से the duration of an इजारा कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप मुआहदा कर रहे हैं, भले वो अ, यानी जबानी हो, लेकिन ज्यादा बेहतर है तहरीरी हो, तो उसमें टोटल कितने पीरियड के लिए किराए पर दिया जा रहा है वो मेंशन होना चाहिए। सही है, क्लियर होना चाहिए ताकि कोई बाद में इश्यूज ना हो। The rental must be specified either as a lump sum और by installments। जितने अरसे के लिए आप लीज पर ले रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं, तो रेंट जो है वो क्लियरली मेंशन हो कितने अरसे के लिए ले रहे हैं और क्या रेंट होगा। अब ये लमसम भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर 5 साल के लिए ले रहे हैं और 5 साल के लिए किराया जो है वो 5 लाख रुपए हमने रख लिया मिसाल के तौर पर लमसम, या जो है इंस्टॉलमेंट में रख लिया कि भाई हर महीने इतना किराया होगा, तो ये जो है ये आपने उसको स्टेप बाय स्टेप वो कर दिया। No rental is due for the period between the contract date and the date of actual delivery if the lessor fails to deliver the asset on the date specified in the इजारा contract। अच्छा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं 1 जनवरी 2025 को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन एक्चुअल एसेट आपको मिलना था 15 जनवरी को। सही। अब अगर 15 जनवरी को लेसोर वो एसेट हैंड ओवर नहीं कर सका, सही, इफ द लेसोर फेल्स टू डिलीवर द एसेट ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन इजारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर लेसोर वो एसेट हैंड ओवर नहीं कर सका, तो जो 15 दिन का ये किराया बनता है वो उसूली तौर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली किराया उस चीज के इस्तेमाल का था, जब वो चीज ही नहीं मिल पाई तो उसका किराया कैसा। सही है, तो इस चीज को जो है वो क्लियरली समझने की जरूरत है कि खाली एग्रीमेंट से किराया वाजिब नहीं हो जाएगा जब तक वो एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में लेसी को, किराएदार को हैंड ओवर नहीं कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें इजारा में एक बहुत बड़ा मसला, कॉमन प्रॉब्लम आता है मेंटेनेंस का, क्योंकि इसमें दो पार्टीज हैं, एक किराए पर ले रही है, एक किराए पर दे रही है। अब कौन उसकी मेंटेनेंस, कौन सी मेंटेनेंस किसके जिम्मे है, तो मेंटेनेंस को इन्होंने यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम किया। एक मेंटेनेंस मेजर मेंटेनेंस का नाम दिया है, और एक जो है वो माइनर मेंटेनेंस का नाम दिया है। मेजर मेंटेनेंस में क्या है, द लेसोर इज लायबल टू अंडरटेक मेजर मेंटेनेंस ऑफ द एसेट दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द एसेट इन द कंडीशन नेसेसरी टू प्रोवाइड कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिट अंडर द लीज। जो मेजर मेंटेनेंस है वो लेसोर को एज अ ऑनर उसका रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर घर अगर किराए पर दिया है और उस पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स चूंकि ऑनरशिप रेलिवेंट है, तो लेसोर जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अच्छा, अब लेकिन ये भी हो सकता है कि जो रेंट है, अच्छा ये 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, ये मेरे पास मैसेज आया है, तो जैसे ही ये खत्म होगी उसके फौरन बाद हम दूसरा लिंक जो है वो यूज करेंगे, और लिंक को यूज करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। सही, जो जैसे ही ये मीटिंग एंड हो दूसरे लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। The lessor may delegate to the lessee such task at the lessor's cost। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टी टैक्स की हमने ऊपर बात की, लेसोर चूंकि उसका ऑनरशिप रेलिवेंट है तो वो खुद
उसको बेयर करेगा, लेकिन बेयर करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि लाजमन जाके लेसोर ही उसको पे करके आएगा, खुद जाएगा खुद पे करके आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब ऑनर जो है वो आउट ऑफ कंट्री है या बहुत बिजी है, वो कह सकता है लेसी से कि भाई तुम भर दो और मैं जो है उसकी जो कॉस्ट होगी वो बेयर कर लूंगा, तो वो एडजस्टमेंट हो सकती है। तो लेसोर में डेलीगेट टू द लेसी द सच टास्क एट द लेसोर्स कॉस्ट, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो बेयर करेगा लेसोर यानी ऑनर ऑफ द एसेट। अच्छा, अब ऑर्डिनरी मेंटेनेंस, ऑर्डिनरी मेंटेनेंस से क्या मुराद है? जो ऐसी ऑर्डिनरी मेंटेनेंस होती है जिस जो रोजमर्रा के आपके उसको काबिल इस्तेमाल रखने के लिए है, तो उसको किराएदार को रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि वो उसका मेंटेनेंस को बेयर करे। जैसे द लेसी शुड कैरी आउट ऑपरेटिंग और पीरियडिकल ऑर्डिनरी मेंटेनेंस। मिसाल के तौर पर घर की हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसमें और इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो इस्तेमाल करने से ताल्लुक रखते हैं। सही है, जो इस्तेमाल कर रहा होगा वो उसको बेयर करेगा। सही, गाड़ी किराए पर दी है तो उसमें जो फ्यूल है वो जो है उसूली तौर पर लेसी को बेयर करना होगा। अच्छा, इसमें फर्दर जो है एक और चीज है, वो तारुफ यानी तामुल नाज जिसको हम कहते हैं, एक लिहाज से जो है वो मार्केट प्रैक्टिस जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम नॉर्म्स कह सकते हैं कि भाई बाज औक़ात हम होटल में कमरा किराए पर लेते हैं। सही, अब उसमें जो इस्तेमाल से रेलेवेंट एक्सपेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर साबुन शैम्पू वगैरह, तो होटल वाले खुद वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब वहां पर चूंकि तामुल अन्नास या मार्केट प्रैक्टिस है, नॉर्मली लोग जो है वो होटल वाले उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहां पर मारूफ तरीके को या मार्केट प्रैक्टिस को देखा जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कोई शरिया वाइज इशू नहीं है, तो ऐसी चीजों को एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिले इन पेमेंट। बाज औक़ात रेंट के अंदर किराएदार डिले कर देते हैं। सही है, लेसी यानी किराएदार रेंट में डिले कर देते हैं। तो अब क्या मालिक मकान कह सकता है कि भाई तुमने चूंकि 2 महीने किराया नहीं दिया तो अब मुझे जो है वो 10% बढ़ा के दो किराया? तो ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि एक्चुअली जैसे ही किराए का मुद्दत खत्म हुई, महीना पूरा हुआ, तो वो रेंट जो है वो कर्ज बन गया। वो लेसी के ऊपर, किराएदार के ऊपर कर्ज बन गया, और कर्ज के ऊपर इजाफा जायज नहीं है। हम पढ़ के आ चुके हैं, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फहुव रिबा। वी हैव स्टडीड दैट एवरी लोन दैट ड्राइव्स एनी बेनिफिट इज रिबा। तो रिबा में दाखिल हो जाएगा, इसलिए नो इंक्रीज इन द रेंटल बाय द लेसोर इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट बाय द लेसी। अगर लेसी ने कोई किराए में ताखीर की तो उस सूरत में किराए के अंदर तो कोई इजाफा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अगेन मसला ये आएगा कि अगर हम इतनी छूट दे दें कि जो किराएदार जितना मर्जी आए डिले करे, उसको कोई पूछने वाला ना हो, उसको उतने ही पैसे देने हो, तो कोई भी अपने टाइम पे किराया नहीं देगा। तो इसके लिए अगेन चैरिटी क्लॉज को हम यूज कर सकते हैं। इट मे बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा दैट a lessee who delays payment for no good reason undertakes to donate to charitable causes a certain amount or percentage of the rental due। तो जिस तरह हम इस्लामिक बैंक्स में दीगर ट्रांजैक्शन में डिलेज को, ताखीर को एज अ प्रैक्टिस बनने से रोकने के लिए हम एक चैरिटी क्लॉज डालते हैं, यहाँ पर भी अ, इसमें इजारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम डाल सकते हैं, जिसमें जब एग्रीमेंट हो रहा होगा उस वक्त ही इस बात को जो है वो मुतय्यन किया जाएगा कि जो लेसी है वो इस बात की नजर मानेगा, इस बात को जो है वो हल्फिया तौर पर कहेगा कि जब मैं डिले करूं और वो डिले लेसोर को एक्सेप्टेबल ना हो, तो इस सूरत में मैं XYZ अमाउंट या परसेंटेज चैरिटेबल कॉजेज में दूंगा। ये जो है ये एक्सेप्टेबल है, ये जायज है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को अगर टर्मिनेट करने की नौबत आ जाए, खत्म करने की नौबत आ जाए, हर चीज को जो है अ, हर चीज को फना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इख्तिताम हो सकता है। तो द लीज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट।
दोनों की बाहिमी रजामंदी से ये खत्म हो सकता है। दोनों लेसोर चाहे कि भाई मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं तो वो लेसी से बात कर ले, इसी तरह वाइस वर्सा। लेकिन इट इज नॉट परमिसिबल फॉर वन पार्टी टू टर्मिनेट इट except in case of force majeure or there is a defect in the leased asset that materially impairs its uses। वन साइडेड इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, दो तीन सूरतें हैं, फोर्स मेजर हो, बाज औकात कोई ऐसी जो है वो सिचुएशन आ जाती है कि वो एसिड काबिल इस्तेमाल ही नहीं रह पाता। सही है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखी, जलजला आ गया, कोई ऐसा आ गया कि जिसके नतीजे में वो घर ही बाकी नहीं रहा जिस घर के किराए पर दिया गया था। तो अब जाहिर सी बात है उस घर काबिल इस्तेमाल हालत में ही नहीं रहा। इसी तरह द lessor may demand that the ijara contract be terminated if the lessee does not pay the rent or fails to pay it on time। हाँ, ये भी एग्रीमेंट का पार्ट बन सकता है कि लेसोर कहे कि भाई मैं आपसे, या पार्ट ना भी हो तब भी जो है वो लेसोर अगर किराया उसको नहीं मिल रहा तो वो उसको खाली करा सकता है, अपने इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का हक रखता है। An ijara contract does not terminate with the death of either party। बाज औक़ात ऐसा होता है कि किराए पर दी कोई चीज जो एक्चुअल मालिक था उसका इंतकाल हो गया, या जो दूसरी पार्टी थी लेसी किराएदार उसका इंतकाल हो गया, तो ऑनर या उसके लेसी के इंतकाल से इस एग्रीमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें एसेट इन्वॉल्व था और वो एसेट अपनी जगह मौजूद है, उसका इंतकाल नहीं हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है। तो उस सूरत में इसकी आ, यानी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ अलबत्ता, चूंकि जो ऑनर इंतकाल होगा उसके जो वरसा होंगे, उसके इनहेरिटेंट अफराद होंगे, वो जो है इस बात को डिसाइड करेंगे कि ये एसेट यानी इसको कंटिन्यू करना है या नोटिस देना है, जो नोटिस पीरियड वगैरह डिसाइड किया जा सकता है एग्रीमेंट के अंदर। इसी तरह डेथ ऑफ द लेसी के बाद जो है जो उसके पुरसा हैं वो भी जिस तरह वो अपनी जिंदगी में जो मुनासिब तरीके से इसको टर्मिनेट कर सकता था, इस तरह यहाँ पर भी कर सकता है। अच्छा जी, अब चूंकि टाइम हमारे पास निस्बतन कम रह गया तो हम जो है इसको नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे। यहाँ तक वाली डिस्कशन जो उसूल हमने पढ़े हैं उसके हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल है तो वॉइस में या टेक्स्ट में सवाल कर सकता है। सिर्फ 1 मिनट 25 सेकेंड रह गए हैं हमारी इस रिकॉर्डिंग के टाइम में, इस मीटिंग के टाइम में। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, अदरवाइज जो है हम फिर नेक्स्ट लिंक में दूसरी रिकॉर्डिंग के साथ फिर जमा होंगे। सब क्लियर है? देखो, खामोशी के दो मतलब हैं, सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा जब भी खामोशी है। चले सर जी। अटेंडेंस का क्या सीन है सर? जी जी, इंशाल्लाह आप दूसरा लिंक ज्वाइन करेंगे तो फिर देखेंगे। समराइज अगर हम करें, हमने इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की कि बेसिक उसूल और ज़ाब्ते किराएदारी के मामले के अंदर, लीज ट्रांजैक्शन के अंदर जो हम में से हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी आते हैं। सही है? तो मुख्तसरन हमने इस रिकॉर्डिंग के अंदर किराएदारी के उसूल और ज़ाब्तों को पढ़ा और इससे जो है हमने इस्तेफादा किया। ठीक? तो नेक्स्ट इसमें हम इंशाल्लाह